नमस्कार, मैं नाम मनोहर। आज हमारे स्टूडियो में है कमल जैन, वरिष्ठ पत्रकार है, और दूसरे है बली मनोहर जो समाज चिंतक है। आज हमारा विषय है आरक्षण की वर्तमान परिदृश्य में आरक्षण कहां तक है, कहां तक जायज है और कहां आरक्षण को और जारी रहना चाहिए। ये तमाम आज आरक्षण को लेकर एक पैनल डिबेट है, और पैनल डिबेट में मैं पहला कमल जैन जो वरिष्ठ पत्रकार है, हर बात को बारीकी से रखते हैं, समझते हैं, और शायद आरक्षण के मुद्दे पर भी बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। कमल जी, आप इससे शुरुआत कर लेता हूं। आरक्षण से वंचित वर्ग का विकास संभव है, ये तो शायद आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या समाज में अब एक ऐसा वर्ग आ गया जिनका विकास लगभग हो चुका है और उस वर्ग को आरक्षण से अब बाहर कर देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, संविधान के जरिए जिन लोगों को आरक्षण मिला है, क्या उसकी आवश्यकता थी? तो उसका एक ही जवाब है कि आवश्यकता थी। भारतीय जनमानस में पूर्वजों की जो व्यवस्था रही है, जिसकी वजह से छुआछूत जैसी बीमारी, व्यक्ति से व्यक्ति का दुराव इस हद तक चला गया कि आज़ादी के बाद संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो उसका उपाय बताया, निदान किया, उसके तहत हम देखते हैं तो आरक्षण इस देश की व्यवस्था में जरूरी था, है और रहना चाहिए। अब आपने सवाल किया है कि जिन वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें बाहर कर देना चाहिए? निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है। इस पर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, संसद में भी चर्चा होनी चाहिए और आम आदमी के बीच भी चर्चा होनी चाहिए। आरक्षण वंचितों के लिए था। जो वंचित थे, आरक्षण के जरिए वो बराबर आ गए। जब व्यक्ति बराबर हो जाता है तो फौरी तौर पर एक सीधी सी ये बात आती है कि उन्हें खुद को इस बात का त्याग कर देना चाहिए कि मैंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, अब मेरे ही जो वंचित भाई है उनको ये आरक्षण मिले, इसके लिए उन्हें खुद को त्याग करना चाहिए। मैं बली मनोहर से जानना चाहूँगा, 70 साल से आरक्षण जारी है। अभी एक मुझे पत्रकार कमल जैन ने बताया कि आरक्षण का लाभ है वो एक वर्ग को मिला है। क्या पहले तो इस बात से आप कितने सहमति दर्ज कराते हो? दूसरा, मुझे एक सीधा और सवाल है आपसे कि आरक्षण का जो फायदा है, क्या वंचित वर्ग को बराबर मिल रहा है? धन्यवाद। निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग को मिल रहा है, लेकिन वंचित वर्ग को आपको समझना होगा, क्योंकि वंचित वर्ग कह देने से आप उसकी परिस्थिति को नहीं जान पाएंगे। वंचित वो है जिसे एक व्यवस्था ने उसके सारे अधिकार छीनकर, सारे अवसर छीन करके उसको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा बना दिया, वो वंचित है। और ये व्यवस्था इस देश में लगभग 3000 वर्ष तक तो रही है, जिस व्यवस्था ने उस मनुष्य को मजबूर कर दिया। अगर इसकी गहराई में जाए तो आप पाएंगे कि जिस आर्यवंश की आप बात करते हैं, उस आर्यवंश में उपनयन संस्कार के द्वारा इस व्यवस्था की स्थापना की गई थी कि इन वर्गों से वो समस्त अधिकार छीन लिए जाएं, जिसके कारण से इनका विकास अवरुद्ध हो। और मेरा सर ये सवाल है, अभी जो पत्रकार कमल जैन बता रहे थे कि निश्चित तौर पर आरक्षण की आवश्यकता है, ये तो ये भी मान रहे और ये जारी भी रहनी चाहिए। एक सवाल खड़ा हो गया कि इसमें से कि भाई आरक्षण से कुछ वर्गों का विकास हुआ है, पहले तो इसमें कितनी सहमति है? कुछ वर्गों का विकास हुआ है आरक्षण से, बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे, लेकिन 15% आबादी अनुसूचित जातियों की, 8% आबादी अनुसूचित जनजातियों को, कि जिनको आरक्षण संविधान प्रदत्त आजादी के पश्चात मिला, और ये बाकी शेष जो है वो बिल्कुल ओपन रखा गया। इस विषय को दो तरीके से समझने की आवश्यकता है। आरक्षण के विषय को दो तरीके से समझने की आवश्यकता है। एक तो वो लोग हैं देश में जिन्हें आरक्षण दिया गया है, और एक वो लोग हैं जिन्हें आरक्षण नहीं मिला हुआ है। लेकिन वर्तमान सरकारों ने इस व्यवस्था को एक अलग चश्मे से हमारे समक्ष रखा है।
क्योंकि जिन्हें आरक्षण मिला है उनके साथ जो अनारक्षित श्रेणी है उसे भी उन्होंने आरक्षित श्रेणी मान ली गई है उन वर्गों के लिए जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ था। इसलिए जो प्रॉपर आरक्षण आरक्षित वर्ग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण से उसमें कम लोगों को ही मिला है। निश्चित तौर पर ये लोग सोचते हैं कि जिनको मिल गया है उनसे लेकर के सभी लोगों तक वो पहुंच जाए। मैं जानना चाहता हूं कि आजादी के 70 सालों में मैं खुद यहां जो बैठा हूं मेरे परिवार का वो अंग हूं जिसने सर्वप्रथम ग्रेजुएट किया है, तो क्या मेरी आने वाली पीढ़ी तो अभी विद्यालय में पढ़ रही, उसने कौन सा आरक्षण का लाभ ले लिया और कहां आगे तक चला गया? मैं क्या हूं, एक सेकंड ग्रेड? उसके द्वारा मेरे परिवार की वो स्थिति नहीं हो सकती। मैं कच्चे मकान से निकल करके आज एक कमरे के मकान में आया हूं, पक्के मकान में आया हूं। इसका आधार यही नहीं होगा मैं बराबर क्लियर, सारी व्यवस्थाओं को सरकार बदल देती है। कल तक जो लोग अंग्रेजी शिक्षा माध्यम का विरोध कर रहे थे आज वही अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की स्कूलें खोल रहे हैं। फिर वही गांव, फिर वही दलित, फिर वही शोषित, फिर वही पिछड़ा, इससे पिछड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी से मैं जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कमल जी कि आरक्षण से एक वर्ग का उत्थान होता है, आप भी इस बात से सहमत हो? एक चीज अभी बोला कि एक गंभीर विषय कि आरक्षण से कुछ वर्ग या एक समूह का उत्थान हुआ है। क्या दिक्कत है कि उस वर्ग के साथ आरक्षण कुछ समय के लिए और जारी रख लें? क्योंकि उत्थान हुआ है तो ज्यादा उत्थान होना तो अच्छी बात है ना। संविधान में जब आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी तब एक टेन्योर, एक समय सीमा साथ में रखी गई थी कि हम 10 साल में इस आरक्षण के जरिए देश के हालात बदल देंगे, जो वंचित वर्ग है उनके हालात बदल देंगे, उनकी स्थिति बदल देंगे, उनका जीवन स्तर हम ऊपर ला देंगे। समानता की जहाँ बात है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, सोच बहुत अच्छी थी। लेकिन इस आरक्षण के विषय को राजनीति के माध्यम से भटका दिया गया। कैसे? इस आरक्षण के माध्यम से एक नया वोट बैंक राजनीतिक दलों ने तैयार कर लिया। ये ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो देगा उसको मिलेगा। तो आरक्षण के जरिए राजनीतिक दलों ने एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो आरक्षण के नाम पर चुग्गा डालते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे मेरे सहयोगी या आज एक आरएस अधिकारी के तौर पर मेरे साथ यहाँ डिबेट में शामिल है कि 23% आबादी को आरक्षण का लाभ संविधान में दिया गया। तो उस 23% का वोट बैंक इन राजनीतिक दलों ने अपने हिस्से में लेने के लिए इसको लगातार पहले 10 साल, फिर 10 साल, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते थे, पूरी मेजोरिटी की उनकी सरकार थी, लेकिन चूंकि सवाल वोटों का है, यदि वो खिलाफत करते हैं, आरक्षण को हटाने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे स्टैंड क्लियर करो ना। मैं इसमें थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। क्योंकि मैं मेरे अजीज साथी कमल जी जैन को थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस विषय को आप रख रहे हैं वो अधूरा पक्ष है। आरक्षण अनुच्छेद 330 से लेकर के 337 तक जारी है, जिसमें अनुच्छेद 330 में जो आरक्षण दिया गया है वो लोकसभा और राज्यसभा में जो पद आरक्षित किए गए हैं उनके लिए है, और विधानसभाओं में वो 333 में अनुच्छेद 333 में ये सिर्फ राजनीतिक आरक्षण है जिसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई। दुरुस्त करना चाह रहे हो बिल्कुल पत्रकार जी की जो 10 साल की समय सीमा थी वो सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए थी, जो लोकसभा और विधानसभाओं में दी गई उसके लिए थी। जो अनुच्छेद 335 में आरक्षण दिया गया है वो पद और सेवाओं के वर्गीकरण में दिया गया है, जो शिक्षा में दिया गया है उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। बड़े बड़े मंचों से सबसे बड़ा झूठ राजनेताओं से लेकर के पढ़े लिखे लोगों द्वारा यही बोला जाता है, और इसी का कारण है कि समाज में इसके प्रति गलत फहमी जाती है। पहले इसे दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, मैं शायद ये राजनीति जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए था, बार बार उसको बढ़ाया जा रहा था, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक स्तर का जो आरक्षण था वो उसकी कोई सीमा तय नहीं थी, ये दुरुस्त करना चाह रहे थे। शायद मैं भी इससे सहमत हूँ। मुझे एक चीज़ ये मैं आप ही से रख रहा हूँ प्रश्न, मुझे एक बात बताइए, आरएसएस का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि आरक्षण जो है या एक सामाजिक कलंक जो लगा है उस कलंक को धोने के लिए या उस कलंक को हटाने के लिए आरक्षण सतत रूप से जारी रहना चाहिए, यह आरएसएस मान रहा है। फिर आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि नहीं अब वो समय आ गया कि आरक्षण का एक वर्ग लाभान्वित हो चुका है, आरक्षण को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये चूक क्या
बनाई जा रही एक प्लानिंग है या वास्तव में आप जो बात बता रहे हो इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी दिख रहा है? आरक्षण जारी रहना चाहिए। आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करता है। आरक्षण पर आरएसएस का जो विचार है कि आरक्षण पर अब समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का मायने, जो कि हमारा विषय है आज के डिबेट का, कि जिन वंचितों को लाभ मिल चुका है क्या उन्हें आरक्षण जारी रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सेट करो ना, उदाहरण सेट करो, किनका हटाना चाहिए? हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं एक टीचर हूँ, मैं सामान्य वर्ग से हूँ, मेरी तनख्वाह 60,000 रुपये है। एक वंचित वर्ग से आरक्षण का लाभ लेकर कोई टीचर बनता है, उसकी तनख्वाह भी 60,000 रुपये है। तो संविधान में आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष की बराबरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आज एक वंचित वर्ग और एक सामान्य वर्ग का टीचर, दोनों की तनख्वाह 60,000 है, दोनों की सुविधाएं बराबर हो गई हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर हो गई है, दोनों का आधार बराबर हो गया है। जब आर्थिक तौर पर हम जब समान हो गए हैं तो फिर भेदभाव क्यों? मेरे बच्चे और उनके बच्चे में भेदभाव क्यों? जब सुविधाएं दोनों को 60,000 रुपये के अनुपात में मिल रही है तो फिर उनका मैं जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए सर। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है कि फिर भेदभाव क्यों। अगर सिर्फ आरक्षण का आधार आर्थिक ही होता और ये व्यवस्था सिर्फ आर्थिक आधार पर ही किसी व्यक्ति के साथ ये अन्याय कर रही होती तो शायद इस स्तर पे आने के बाद आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसके तो मूल में ही पहली बात सामाजिक शोषण है। और जिस 60,000 का आप उदाहरण दे रहे हैं उसके बच्चे के साथ भी आज भी सामाजिक शोषण इस राजस्थान प्रांत के 33 से 22 जिलों में उसी स्तर पर आज भी जाति के नाम पर होता है, न कि गरीबी के नाम पर। पहले क्लियर कर लीजिए इस बात को। जाति के नाम पर किसी ब्राह्मण के बच्चे को मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका गया है, किसी और तथाकथित वर्ग के बच्चे को घोड़ी से नहीं उतारा गया, जाति के नाम पर उसको पीछे बिठा करके नीचे नहीं बिठाया गया, जाति के नाम पर उसको गरीबी के नाम पर उसके साथ अन्याय नहीं किया गया। और आज 70 साल बाद भी जब ये घटनाएं यदा कदा नहीं, हर रोज आपको पेपर में देखने को मिल जाती है। जब भी शादियों के सीजन आते हैं तब आपको 50 घटनाएं घोड़ी से उतारने की होती है। सामाजिक अन्याय के कारण ही आरक्षण का जन्म हुआ था और उसी का परिणाम आर्थिक और शैक्षिक रूप में समझ गया जिसे शिक्षा से वंचित कर दिया गया। ध्यान देना मेरी बात। आपसे एक सवाल, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। बाबू जगजीवन राम से अगर जो पहले पार्लियामेंट में आप मंत्री बनते हो, मीरा कुमार जो उनकी बेटी होती है लोकसभा की स्पीकर बन जाती है, उनकी फैमिली का आप देखो बैकग्राउंड, जहां से 70 साल से अगर कोई दलित लीडर्स के तौर पर, मुखिया के तौर पर सियासी के ऊंचाई पर चला जाता है, क्या आज भी ऐसे जो क्रिमिनल जो एक इंदिरा साहनी जो 1992 में शायद एक ओबीसी के लिए एक शब्द यूज हुआ था, क्या जरूरत नहीं है कि ऐसी में भी एक वर्ग ऐसा है जिनके पास पर्याप्त सुविधा संपन्न हो गया है, और एक ऐसा जो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान में कुछ ऐसे वर्ग है जो बिहार की तरह दलित में भी महादलित है, तो उन लोगों के लिए भी तो आप लोग रास्ता बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, जो भी बता रहे थे मुझे। कुछ ही तो तथाकथित लोग जो हैं इस स्तर तक पहुंचे हैं और वो अपनी बात खड़े होकर के कहने की स्थिति में है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि जो चुन करके जाता है एससी और एसटी के नाम से, चुन करके जाता आरक्षित वर्ग के नाम से, लेकिन वो प्रतिनिधित्व करता है सिर्फ पार्टी का, पार्टी की लाइन से बाहर जाकर के बात नहीं कर पाता। कुछ जो सक्षम हो गए, बड़े हो गए, वो अपने स्तर पर बात रख पाते हैं, वही तो आपकी बात रखेंगे। अगर इसी प्रकार सभी लोग उसी प्रतिनिधित्व के आगे की धारा में जाने की बात जो कह रहे हो आप, और उसके थ्रू जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले आपको 30 साल फिर लग जाएंगे। क्या एक पीढ़ी के संक्रमण 10 साल के आरक्षण में क्या एक पीढ़ी ग्रेजुएट भी हो सकती है? पहले पार्लियामेंट से ध्यान देना, अब तक की 10 साल के पीरियड में क्या एक पीढ़ी ग्रेजुएट भी हो सकती है? क्या वो किसी पद का लाभ ले सकती है? क्या किसी सेवा में जा सकती है? जब एक पीढ़ी में तो 20 साल 15 साल तो उसको सर्विस में किसी में अप्लाई करने में ही लग जाते हैं, तो 10 साल के आरक्षण से होता क्या था?
और जिनको राजनीतिक आरक्षण मिला है, राजनीतिक आरक्षण के थ्रू जो वहां पहुंच रहे हैं, आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी घटनाओं में भी हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते पार्टी लाइन के बाहर। ऐसे में जब अगर वो लोग नहीं बोल पाते हैं तो अगर ये राजनीतिक आरक्षण आप हटा दोगे तो कौन आप में योग्यता मानता है? जो आपने सामाजिक रूप से अयोग्य मानते हैं वो लोग क्या आपको फिर किसी सीट से चुन करके आने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताओ कमल जी, जब हम देखते हैं भूमि स्वामित्व की बात देश में, तो एक बड़ा तबका है जिसके पास भूमिहीन है। अगर बात में समानता यूपीएससी सेंट्रल सर्विस की बात करूं तो वहाँ पर भी देखते हैं कि एक वर्ग है जो बड़ी संख्या में नहीं है। एक आपका अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, पढ़ रहा था, इसमें आया है कि 2017 में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सूचना दी थी केंद्र सरकार में, जो डायरेक्टर के जो पद है उन्होंने बताया था कुल जो पद थे 747 में से एससी के 60 थे और एसटी के 24 थे, बाकी के तमाम जो सवर्ण पद थे। मुझे एक बात बताओ, जब भूमि में ये अभी भूमिहीन है बड़ा वर्ग, सिविल सर्विस में भी ज्यादा समानता नहीं है, सामाजिक सशक्तिकरण देखें तो भी अभी उतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है, फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों की? उस वर्ग को हटा दीजिए, इसको जिंदा रखिए, ये राजनीति है कि आप लोग इतना मतलब इतनी जल्दीबाजी? थोड़ा सा और अगर मिल जाए तो मुख्य धारा में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि आरक्षण हटना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभी आप बता रहे हैं हम कि ये ले लिया है, उनको रोक देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो वंचित वर्ग आरक्षण के जरिए बराबरी का दर्जा पा चुका है, ये उनको सोचना है कि वो अपने वंचित भाइयों के लिए क्या त्याग कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण को आने वाले दिनों में वो ही लोग उठाएंगे जिनको आरक्षण मिल चुका है। किसी सरकार की ताकत नहीं है, किसी कांग्रेस बीजेपी की ताकत नहीं है, किसी सामाजिक संगठन की ताकत नहीं है। आपका ध्यान दिला दूं, भाजपा के वरिष्ठ सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे कि जहां पर आरक्षण का महत्व ही खत्म हो जाएगा। शायद इसका वो बता किस परिदृश्य में कहा है वो तो अभी मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन आप कह रहे थे कि कोई सरकार नहीं कह रही, फिर सरकार के इस तरह के बयान क्यों? नहीं, सरकार के एक भी बयान आरक्षण के खिलाफ नहीं है। नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, ये भाजपा के वरिष्ठ सदस्य है जो अभी बताया कि हम आरक्षण खत्म तो नहीं करेंगे। व्यक्तिगत कोई भी विचार हो सकता है, लेकिन सरकारें चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा उनका एक केंद्र बिंदु रखकर चर्चा की जाती है, उसी के आधार पर उनकी बयानबाजी होती है। किसी व्यक्ति की आप मुझे ये स्पष्ट करें, आप मुझे अपनी बातों में आप शायद स्पष्टता नहीं ला पा रहे, आप मुझे ये स्पष्ट करें कि क्या आरक्षण की जो सतत प्रक्रिया है या आरक्षण की जो व्यवस्था है ये ऐसी की ऐसी जारी रहनी चाहिए या आप उनमें कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं? वो बदलाव स्पष्ट कीजिए ना। 70 साल से हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है, लगातार सरकारें अपना काम कर रही हैं, बदल भी रही है। बदलते वक्त में सरकारों ने वंचित वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं, सामाजिक आर्थिक सारी योजनाएं चला रखी है। आरक्षण सिर्फ नौकरियों के लिए है, आरक्षण सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में है, आरक्षण आर्थिक गतिविधियों में भी है। आज क्या वंचित वर्ग सिर्फ नौकरी के पीछे ही भागेगा? क्या वो खुद का व्यापार नहीं कर सकता? क्या उनके लिए सारी ऐसी योजनाएं हैं कि 5 करोड़ रुपए तक के लोन सरकार उनको दे रही है। बहुत योजना है। मुझे तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि आरक्षण की जो व्यवस्था उसमें क्या थोड़ा बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, वो बदलाव बताइए ना। बदलाव क्या होना चाहिए उसकी शुरुआत में सबसे पहले यही कर चुका हूँ, चाहे वो 4th क्लास की नौकरी पा चुका हो, चाहे वो टीचर बन चुका हो, चाहे वो RS अधिकारी बन चुका हो, चाहे वो IS अधिकारी बन चुका हो, ये उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वंचित भाई के लिए क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं वो पद छोड़ते अपना, उसका आरक्षण का लाभ का अपने परिवार के लिए क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि धन से ही तो योग्यता बढ़ रही है। पहले आर्थिक पक्ष जिनका मजबूत हो गया तो उनका सामाजिक पक्ष अपने आप मजबूत हो गया। एक बात और कहना चाहूँगा, आज जिन वंचित वर्ग में जो लोग सरकारी नौकरी पा चुके हैं और जो मजदूरी कर रहे हैं, उनमें भी एक प्रकार का वर्ग विभेद हो गया है, उनमें भी एक अलग तरह की लड़ाई अमीरी गरीबी की चालू हो गई है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, आरक्षण
कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि अगर किसी व्यक्ति का आर्थिक पहलू, जो शायद कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था, अगर आर्थिक पहलू अगर उसका मजबूत कर दो तो सोते ही वो ठीक हो जाएगी व्यवस्था। क्या आप इस चीज से सहमत हो? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बताइए। क्योंकि आरक्षण का ये सिर्फ एकांकी पक्ष है। ये मात्र गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है, और गरीबों के लिए निर्धारित आरक्षण से अधिक वंचित वर्ग, गरीबों के लिए इतनी योजनाएं हैं जिनकी संख्या गिनाना भी शायद मुश्किल हो सकती है। दूसरी बात, आरक्षण जिस रूप में लागू किया गया, ये लागू करने वालों पर डिपेंड था कि उसे किस प्रकार से संचालित करते हैं। वर्तमान समय में इस आरक्षण को रियल में जो उन्होंने कहा, अभी आपने एक उदाहरण लिया था किसी महानुभाव का, महाशय का, आरक्षण उसी दिशा में गतिमान है कि आरक्षण हो तो सही लेकिन उसके कोई मायने नहीं। मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। पहला उदाहरण राजनीति के रूप में मैं आपको दे चुका हूँ कि वो सिर्फ पार्टी के लोग होते हैं, किसी हमारे समाज का प्रतिनिधित्व रियल में नहीं करते। अगर ये आरक्षण वास्तव में देना चाहते हैं तो आज बाबा साहब के इलेक्ट्रोल मत की आवश्यकता है, यहाँ बदलना पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, क्या बाबू जगजीवन राम का भी एग्जांपल सेट किया? अभी आप बता रहे हो कि इस तरह के लोग जो चुन के जाते हैं वो समाज के नुमाइंदे नहीं होते, वो आरक्षण के नुमाइंदे नहीं होते, वो आरक्षण से चुन करके तो जाते हैं, लेकिन हमारे वर्ग की बात नहीं रख करके केवल पार्टी के स्टैंड तक सीमित रहते हैं। क्या करते हैं? उसमें बदलाव होना चाहिए। उसमें बदलाव होना, क्या बदलाव? उसमें बदलाव होने के लिए बाबा साहब की थ्योरी को आपको अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब ने इलेक्टोरल मत की बात की, संविधान संशोधन बिल्कुल होना चाहिए, इस विषय पर होना चाहिए, इस विषय पर संशोधन होना चाहिए। और हमें जो इलेक्टोरल मत की बाबा साहब ने बात की थी 1932 के पुनः पैक्ट के तहत जिसे छोड़ दिया गया था, उसे हमें बिल्कुल पुनः वापस मिलना चाहिए। जरूर मैं उसकी आवश्यकता है। मुझे कमल जी एक बात बताइए, समानता की स्थिति का फायदा उठाने की क्षमता और संसाधन ना हो तो समानता का अधिकार वंचित तबकों के लिए। मैं दूसरा उदाहरण और देना चाहूँगा। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप समानता की बात कर रहे हो, अगर कोई समानता की स्थिति है और समानता की स्थिति का फायदा अगर किसी को मिलता हो, मिलना भी चाहिए, जैसे आप हमारा संविधान बोलता है, समानता की बात करता है, लेकिन समानता के अधिकार का जो वंचित तबका है उनके पास में अगर मान लीजिए क्षमता और संसाधन नहीं है तो समानता उनके लिए मजाक बनेगी। तो मजाक के लिए आरक्षण तो ऐसा एक व्यवस्था को ठीक करने का एक जरिया है, फिर उस जरिए में संशोधन करने का अब समय ठीक रहेगा क्या? मैं अभी आपको एग्जांपल भी बताया था कि भाई कई जगह भूमिहीन है, कई जगह सामाजिक रूप से आप सशक्त नहीं हो पाए हो, तो उसके बावजूद भी क्या अभी और चलना चाहिए या वही वापस पर्सन कि उसको कुछ आप जो कह रहे हो कि बदलाव का सही समय है? क्या वंचित वर्ग के पास ही भूमि नहीं है? क्या जिस कथित ऊंची जाति, सवर्ण जाति कहा जाता है, क्या उन लोगों के पास जमीन है क्या सबके पास में? वो तो उन लोगों के पास भी जमीन नहीं है। संख्या बल की बात कर रहा हूँ। नहीं, संख्या बल की दृष्टि से ही मैं बोल रहा हूँ, संख्या बल की दृष्टि से ही बोल रहा हूँ। मान लीजिए आधी आबादी वंचित वर्ग की है और आधी आबादी संपन्न वर्ग की है। उस संपन्न वर्ग में भी इतना बड़ा वंचित वर्ग है जिनके पास जमीनें नहीं है, खुद के मकान नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, उनके भी शैक्षणिक स्तर, सामाजिक स्तर बिगड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है, हम जिस सामाजिक दृष्टि की बात कर रहे हैं वो एक आडंबर है, ऐसा नहीं है। आडंबर के नाम पर ऐसा है ही नहीं। आज मैं एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ, कस्बे किशनगढ़ रेनवाल में ऐसे व्यापारी समुदाय हैं जिनके पार्टनर उसी वंचित वर्ग से आते हैं। वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं है, वो उन व्यापारियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप लेके काम करते हैं। बजरंग जी ने अभी पहले कहा कि मंदिर प्रवेश, 3000 पुरानी घटनाएं, क्या संदर्भ था, कैसे नहीं थे, आज उन संदर्भ की घटनाओं को आज से हम जोड़कर देखते हैं तो ये सब बेईमानी लगती है। एक बात मुझे बताइए कमल जी, वैसा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज के परिवेश में ही ये घटनाएं घटित होती है। मैं 3000 साल पहले की बात नहीं करता हूँ। मैं आज भी जिस स्कूल में वो टीचर कार्य कर रहा है उसका मटका अलग रखा हुआ है, ये राजस्थान में दिखा सकता हूँ मैं आपको। क्या ऐसा है? यदि कोई इस तरह की घटना है तो निश्चित तौर पर निंदनीय है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। मुझे एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे दूसरा मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा जी। एक मिनट कमल जी, मुझे बताइए, अगर कोई वंचित वर्ग का व्यक्ति डीएम बन जाता है और उनको, मैं मानता हूं कि वो सामाजिक स्तर पर भी ठीक है, उनको पोजीशन मिल गई, आर्थिक भी मजबूत हो गई, अब क्या एक सवर्ण वर्ग उनके साथ में जो एक अपना मिलाप है या उनके साथ में जो अपने समाज के साथ में खाना पीना उठना बैठना वो सारी व्यवस्था हो जाती है या उनके साथ में वो चीज़ नहीं मिलती है आर्थिक संपन्नता के बाद में? बिल्कुल
उनके साथ वही समान व्यवहार होता है जब एक सवर्ण अपने सवर्ण साथी के साथ करता है। ऐसा होता है? बिल्कुल सामान्य तौर पर होता है। हम लोगों ने खुद ने देखा है, जब सांबर लेके एसडीएम ओपी बुनकर हुआ करते थे, वंचित वर्ग से आए थे, अपनी योग्यता के आधार पर आए थे। हमारे बजरंग जी भी अपनी योग्यता के आधार पर पहले शिक्षक और अभी एक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो योग्यता तो अपनी जगह है, आप उस पर लेबल वंचित वर्ग का लगा देते हैं, तब हालात इस तरह के बिगड़ते हैं। आप मानते हो कि अगर जो एक वंचित वर्ग का तबका है, जिसको मैं अभी एक शब्द काम में आता है, अक्सर शब्द मीडिया में भी काम में लिया जाता है, दलित शब्द काम में लिया जाता है। दलितों में मैं कह रहा हूं कि दलित जो आपने 2 नाम बताए हैं अभी, वो दलितों का सही, दलितों में एक उच्चतम, वो भी उच्चतम श्रेणी है, उसमें भी महादलित आती है। और मुझे पता महादलितों के साथ में तो आप लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते होंगे शायद। मैं छोड़ी आप लोगों का मतलब ये सवर्ण वर्ग नहीं करते होंगे। भारत में छुआछूत या भेदभाव का जो विषय है, किसी स्थान पर वहाँ की व्यवस्था के अनुरूप गलत हो सकता है, सही हो सकता है। सही कैसे? छुआछूत को सही कैसे? छुआछूत केवल दिखावटी है, छुआछूत है ही नहीं। आज मैं जैन परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी दूसरे जैन परिवार की रसोई में जबरन कैसे घुस सकता हूँ? आज मैं कहूं कि साहब मैं अध्यक्ष साहब के घर गया और उन्होंने मुझे घुसने नहीं दिया, तो इसको आप छुआछूत से जोड़ रहे हैं। मंदिर का विषय आता है, मंदिर सब जाते हैं, मैं दलित हूं और देखो साहब मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, तो विवाद, तो हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको कहने की कहाँ जरूरत है? मंदिर आपका भी, आप जाइए ना, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? इस देश में बूटा सिंह जी को भी रोका गया है। कौन रोक रहा है? राष्ट्रपति के पद पे होते हुए भी रोका गया। सरकार किसकी थी? बड़े ये विषय सरकारों का नहीं, कोई सरकार हो, नहीं, विषय जब सरकारों का नहीं है तो मैं एक बार ये कहना चाहूंगा, मैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए नहीं बैठा हूँ, उस विषय को यहाँ मत मोड़िए। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं आरक्षण के विषय में, बहुत शालीनता के साथ विषय को रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिस आरक्षण को बदलने की कोशिश की जा रही है, उस आरक्षण को तो बदल दिया गया है। मेरी बात को अच्छे से स्पष्ट से समझ लीजिए। बिल्कुल, जब आपका पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने के लिए रिट लगा करके सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फैसले कराने की तैयारी की जाती है, आपके रोस्टर को रोका जाता है और जो अनारक्षित पद हैं उनको शेष आबादी के लिए आरक्षित मान लिया गया है। इस धारणा को गुजरात राज्य और हरियाणा राज्य ने तो लागू भी कर दिया है। आप मेरी बात को समझना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। प्रोफेसर की पोस्ट है, उसमें एप्लीकेशन में लिखा गया है जो जिस कैटेगरी का उसी कैटेगरी में फॉर्म भरेगा। अब ये बताइए अनारक्षित वर्ग की कौन सी कैटेगरी है? अनारक्षित वर्ग के लिए कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? अर्थात अनारक्षित वर्ग के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके सर्टिफिकेट में कहीं SC ST OBC नहीं लिखा हुआ है। और आप मान लीजिए अगर नेट करता है तो उसमें ये लिखा जाता है, तो लिखने के बाद वो वंचित हो जाते हैं और वो अनारक्षित जो वर्ग है वो 50% जो अनारक्षित है उनके लिए आरक्षित हो गया। उसे अनारक्षित कहना गलत बात है। दूसरी बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा, रुकिए NR मनोहर जी, रुकिए। यहाँ मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है तो उस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देता था। यहाँ जब गुर्जर को आरक्षण दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देता 50% की सीमा उससे बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल, लेकिन जब रात की रात 10% आर्थिक आधार पर, जो कि आधार भी नहीं था आरक्षण का, उसके आधार पर तथाकथित श्रमण कास्ट के गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाता है, तो आज तक क्यों ये संविधान संशोधन उन तबकों के लिए क्यों नहीं, सिर्फ उसी के लिए क्यों? यही तो मानसिकता का फर्क है। वहां 50% की अवधारणा नहीं आती है और 8 लाख का व्यक्ति गरीब कहलाता है और यहाँ पर गरीबी रेखा कहाँ खड़ी है, ये सोचने की बात है। मैं 2.5 लाख रुपए की इनकम करके पर मंथ, उसके बाद मैं टैक्स भरता हूँ और वहां पर वो 8 लाख का गरीब कहलाता है। मुझे जवाब दीजिए आप, इसको सोचने की जरूरत है। एक जवाब दीजिए आप। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन सत्यता का पक्षधर रखूंगा। मैं जानना चाहूंगा, मैं बिल्कुल कमल जी से पूछूंगा। कमल जी, मुझे ये बताइए कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है उसमें आप बता रहे थे कि भाई अब समय आ गया है कि वो तबका जो अभी ध्यान आकर्षित कर रहे थे, उसके बावजूद मुझे एक बात बता दीजिए कि आपका मराठा है, जाट है, आपका गुर्जर है, ये तमाम लोग तो आरक्षण के लिए बड़ा फाइट कर रहे हैं।
तो जब इन लोगों के लिए जो संपन्न है, ये सामाजिक परिस्थिति में संपन्न है, आर्थिक में संपन्न है, फिर ये लोग आरक्षण के लिए क्यों हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको लिए आप नहीं कहोगे कि नहीं भाई आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, आप ऐसा मत कीजिए? आप उनके लिए क्या कहोगे? मैंने सबसे पहले कहा कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ वंचित वर्ग के लिए ही तय की गई थी। ये मुझे बताओ, मराठा, गुर्जर और ये जो तमाम जो जाट, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दलों का एक षड्यंत्र है, देश को कमजोर करने का। आरक्षण के पात्र नहीं है आपके हिसाब से? आरक्षण के पात्र कौन है ये पहले ही संविधान में तय है। आज मौजूदा 70 साल की व्यवस्थाओं में राजनीति इतनी हावी हो गई है एन केन सत्ता प्राप्त करने के लिए। ये सारा राजनीति के द्वारा बनाया हुआ शब्द है आरक्षण। राजनीतिक दलों के द्वारा बना गया शब्द नहीं है। आरक्षण का मतलब है उस शोषित वंचित व्यक्ति की रक्षा करना, उसे मजबूत करना, उसे समानता का अधिकार मिलना, उसका सामाजिक स्तर आगे बढ़ना। सामाजिक स्तर क्या? सामाजिक स्तर ये मानते हैं कि वो मंदिर जाए तो उसका सामाजिक स्तर ऊपर बढ़ जाएगा। सार्वजनिक रूप से उसका अपमान नहीं होना, सार्वजनिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। वो तालाब हो, मंदिर हो, विद्यालय हो, इक्का दुक्की कोई घटना को आप पूरे समाज के साथ कैसे जोड़ देते हैं? एक बात बताइए कमल जी, मुझे एक बात समझाइए। निजी रसोई में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना एक समाज है, आज़ादी के बाद का जो आज का समाज है, इसको आप हम देखते हैं, एक बहुत सुंदर समाज की एक परिकल्पना हमने सोची थी, हो सकता है उसके नज़दीक भी हम पहुंच रहे। लेकिन अगर आज भी किसी को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाए, आज भी उसको घोड़ी से रोका जाए, आज भी अभी बता रहे थे मटका अलग रखा जाए, आज भी मूछे रखने पर उसको मार दिया जाए, अगर ये घटनाएं ऐसी कुछ होती है तो क्या अभी जल्दीबाजी नहीं होगा आरक्षण में उस वर्ग के साथ में करना? अभी क्या समय और नहीं है कि हम कुछ और समय दें कि हमारा जो सुंदर समाज की परिकल्पना है वो और ज्यादा सुंदर हो जाए? मेरे उदाहरण से समझिए, मैं उस वंचित आरक्षित वर्ग से आता हूं जिसने 1994 में आकर पहली बार मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएट किया, अर्थात 45 साल आजादी के 48 साल बाद में मैं ग्रेजुएट हो पाया। तो इसी प्रकार अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो ग्रेजुएट की स्थिति तक पहुंचे हैं। तो उनके परिवारों में इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ गया है कि वो लोग इनके साथ बाजार में खड़े होकर के डिबेट कर सकते हैं, उस बिजनेस में टिके रह सकते हैं। अभी तो वो कच्चे झोपड़े को पक्का मकान बना के रहने लायक छत डाल रहे हैं। मुझे एक और ध्यान देना, आज दूसरी बात, सामाजिक विभेद होता है, बिल्कुल होता है। दूसरी बात और है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति अगर शिक्षा पा करके आगे बढ़ता है तो उसको 25 साल लग जाते हैं। तो एक परिवार आगे बढ़ा, बाकी बहुत सारे परिवार पीछे रह जाते हैं। इसको चलने में थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि एक 10 साल में अंतराल में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने भी रखी थी, मैं ध्यान दिलाता हूं, जमीन के विषय पर। जमीन में हमारी भागीदारी नगण्य मात्र है। और अगर कहीं मैं सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे मालूम है 1000 सदस्यों में केवल मुश्किल से 4 सदस्य एससी कम्युनिटी के सदस्यता के रूप में मिलते हैं। तो जो सहकारिता के लाभ मिलते हैं वो किस वर्ग को कहां तक पहुंचते हैं, आपको ध्यान में। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इतने बड़े जोर शोर से उठाते कि आरक्षण ने ये कर दिया, आरक्षण की वजह से देश पीछे चला गया, आरक्षण की वजह से ये हो गया। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं, ये सबसे बड़ी मिथ्या अवधारणा है। आरक्षण ने तो कुछ लोगों को अवसर देकर के समानता के स्तर पर लाने का प्रयास किया है और वो समकक्ष खड़े होकर के बात करने की स्थिति में आए, लेकिन लोग मानसिकता नहीं बदली। कमल जी जैन, आप जैन हैं इसलिए आप जाकर के कहीं भी खड़े होकर के बात कर सकते हैं। कभी आप मेरे साथ चलना, इसी राजस्थान में मैं आपका जैन के रूप में परिचय नहीं करवाऊंगा। कमल जैन को मैं जिस दिन कमल वाल्मीकि बना करके कहीं ले जाऊंगा तो उस दर्द को आप वास्तव में समझ पाओगे, क्योंकि जाके पाँव ने फटी बीवाई वो क्या जाने पीठ पर आई, वो स्थिति होती है। लेकिन हमारे बीच तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं जिस विषय को रख रहा हूं, मैं अब एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मैं पूरी सत्ता और सरकार से, इन सब लोगों से जो आरक्षण को हटाने की बात करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, जाओ तुम देश में एक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दो, सबको समान रूप से निःशुल्क शिक्षा दे दो, बराबर की इक्विवेलेंट की। आपको आने वाले 20 साल में आरक्षण हटाने की आवश्यकता
हो जाएगी और हम हटाने के लिए आपको सहमति दे देंगे। लेकिन नहीं, जिस दिन आरक्षण वाला बच्चा स्कूल जाना सीखता है तब तक तुम स्कूल की शिक्षा इस लेवल की कर देते हो बदलाव कि और लोग तो वहां जाए, हम जाए उस स्कूल वाली व्यवस्था में जहां सरकारें उनको चला रही। जब हम एक शिक्षा व्यवस्था एक नहीं दे सकते तो फिर हमको ये कहने का कहां अधिकार आ गया कि हम आरक्षण को हटा करके एकता का भाव लाना चाहते हैं। ये सिर्फ इनकी प्रोग्रेस जो 2% लोगों ने की है, जो 3% लोगों ने की है, उनको देख करके ये लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। ऐसा नहीं है। आज भी मेरी आय भी 8 लाख रुपए नहीं है, मेरी स्वयं की आय भी 8 लाख रुपए सालाना नहीं है। मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ कि कमल जी मुझे ये बताइए, अभी तमाम जो बता रहे थे आपके डिबेट में साथी कि भाई आरक्षण जो है अभी भी सामाजिक रूप से भूमिहीन सामाजिक प्रताड़ना अभी फिलहाल ये जारी है। एक और चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरक्षण को कहीं ना कहीं कमजोर बनाया जा रहा है। एक स्थिति है कि भाई एक लेटरल एंट्री के द्वारा भी आपको जॉइंट सेक्रेटरी जो है यूपीएससी का या सरकार की जहां नीतियां बनती है उस नीतियों में बिना आरक्षण के लोगों को भर्ती किया जाता है। अभी मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 9 जॉइंट सेक्रेटरी आए थे और उस 9 जॉइंट सेक्रेटरी में सीधे डायरेक्टली प्रशासनिक पद पर आए थे सर। उनमें एक भी SC ST OBC का नहीं है। जो सरकार की नीतियां बनाएंगे उस नीतियों को क्रियान्वयन करना है। जो नीतियां बनाएंगे उस नीति बनाने में आप अगर एक वर्ग को ही प्रमुखता देंगे और एक को रोक देंगे तो फिर बताइए आरक्षण के अलावा दूसरा रास्ता क्या हो सकता है सरकार की नीति बनाने वाली उस पैनल में शामिल होने का। जहाँ तक सरकार की नीति बनाने वाले पैनल की बात है, उसमें जिस स्तर के अधिकारियों की जरूरत होती है उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है। क्या कहना चाह रहे हो आप? ये कहना चाह रहे हो कि जो 9 जॉइंट सेक्रेटरी हुए थे SC ST OBC नहीं है, तो क्या SC ST OBC में वहाँ पर जाति का काम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही कि हर चीज में जाति को जोड़ दिया जाता है। फिर एक वंचित वर्ग का मंत्री बनता है और इलाज के लिए वो सवर्ण जाति के डॉक्टर के पास ही क्यों जाता है, जबकि वंचित वर्ग का उसी लेवल का डॉक्टर भी वहां पर मौजूद है। तो सवाल फिर वहीं खड़ा होता है। क्या फिर ये मानसिकता की बात है, ठहरना। फिर वही सवाल, मानसिकता की बात है। मुझे पूरा सुन लीजिए। एक बार आप बोलिए कमल जी। मुझे पूरा इसलिए सुन लीजिए बिल्कुल बोलिए आप। कि सवाल कौन खड़ा कर रहा है, मानसिकता किसकी खराब है। सवर्ण या जिसको आप अच्छा ऊंचा जैसा भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसकी मानसिकता कभी भी वंचित वर्ग के खिलाफ नहीं है, कभी भी नहीं है। फिर ये घोड़ी से उतारना, फिर ये क्यों? ये व्यक्ति विशेष की घटना होती है जिसको पूरे समाज से जोड़ दिया जाता है। अभी उदाहरण के तौर पर रेनवाल के अंदर एक घटना हुई, एक सब्जी वाले वंचित वर्ग का एक उच्च वर्ग के लोगों से मारपीट हुई, व्यक्तिगत लड़ाई थी जिसमें दोनों का आपस में किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। लेकिन घटना के बाद उस पूरी बात को यदि आपकी बात को मैं स्वीकार कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या आप ये स्वीकार करोगे क्या कि आज भी समाज के उस तबके के साथ में वो सम्मान नहीं होता जो महादलित है, जिसको हम वाल्मीकि कह सकते हैं, जिनको हम आदि आदि नाम दे सकते हैं? क्या आज वो व्यक्ति मैं ये कह सकता हूँ कि उनके साथ में क्या वो आज भी मंदिर प्रवेश है, घोड़ी पर बैठकर अपनी सगाई रस्म है, शादी रस्म है, उनको कोई दिक्कतें नहीं आती, आज भी मूंछ रखने पर उसको मारा नहीं जाता? अगर ऐसा नहीं है तो ये जो मीडिया की खबरें आती है या पुलिस की जो कार्रवाई होती है, क्या वो दिखावा है, कोरा दिखावा है? मैं पहली बार और आखिरी बार ये बार ये कह रहा हूँ, ये व्यक्ति विशेष की घटनाओं को सारे समाज से क्यों जोड़ दिया जाता है? मुझे एक, अब चलो ठीक है, थोड़ी देर आप जवाब दीजिए। मुझे 2 चीजों में इंटरफेयर करना, क्योंकि आपने पहले बहुत बड़ा सवाल उठाया था और उस सवाल को कमल जी ने बाईपास कर दिया। हाँ चलो ठीक है, आपको मौका देता हूं। मैं उस विषय पे बात रखना चाहूंगा जो जॉइंट सेक्रेटरी जो पद लगाए गए। पहली बात तो वो संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि IAS की परीक्षा पास करने के बाद प्रमोट होकर के लोग वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन इस सरकार ने एक बैकडोर एंट्री दी है कि निजी सेवाओं से अपने चहेतों को ला करके उनके ऊपर बिठा दिया गया। ये आजाद भारत में पहली बार हुआ है। यही मानसिकता वो मानसिकता है जो संख्या में, इतनी संख्या में एक आध व्यक्ति लाते थे किसी कार्य के लिए, वो
आयोग में लाते थे, नीति आयोग में लाते थे, उसमें लाते थे। ये डायरेक्ट पदों पर ला करके बिठा दिया गया है। जी नो ध्यान देना। मैंने कहा था कि जिस समाज के तबके के प्रोफेसर नहीं बनेंगे, जिस समाज तबके के जज नहीं बनेंगे, तो उनकी व्यवस्थाओं की देखरेख, शक्ति परीक्षण कैसे होगा, कौन न्यायिक परीक्षण करेगा? वो उसी विचारधारा के आधार पर लोग करते रहते हैं और इसीलिए नहीं सुनवाई। मैंने कहा था अभी पदोन्नति में, वो पदोन्नति यहाँ पर आपको परिलक्षित होती हुई नजर भी आ रही है कि वो जो वे है कि एक आईएएस की परीक्षा पास करके एक टैलेंटेड व्यक्ति वहां पहुंचे, उस व्यक्ति के रास्ते को भी अवरुद्ध किया जा रहा है। ये जो निजीकरण है, ये एक अलग प्रकार का निजीकरण है। वो जो निजीकरण था जिसमें पहले ही आरक्षण नहीं है, और ये सार्वजनिक सेवाओं में भी निजीकरण को प्रवेश करवा दिया गया है। सिर्फ किस नाम पर? कमल जी बता रहे थे, मुझे बताइए आप, कमल जी बता रहे थे कि भाई जिनमें क्षमता, इसका अर्थ ये कि आदमी है नहीं। लेकिन मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि संवैधानिक है ही नहीं, ये बाईपास बैकडोर एंट्री है, और ये सिर्फ आजाद भारत में इसी सरकार यूपीएससी के द्वारा एक बकायदा आईएएस और बहुत बड़े योग्यता की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको रिजर्व बैंक के उदाहरण दे देता हूं। अभी जो रिजर्व बैंक पर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं हमारे, उनकी क्या योग्यता है इस देश से छुपी हुई नहीं, एमए हिस्ट्री से है, यानी उन्होंने तो अर्थव्यवस्था का कह भी नहीं पढ़ा है, तो उनसे ज्यादा तो कौन योग्यता रखता है? ये मैं पहले वाली बात पर आऊंगा कि जब एक आईएएस बनता है तो बाकायदा उनके रिजर्वेशन भी होता है और उनका एक एग्जाम भी होती है। एग्जाम आपका ये शायद भारत की सबसे बड़ा एग्जाम या एक वो है माध्यम। लेकिन जब आप उसी ही पद पर आप डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बना देते हो, कोई उसका एग्जाम नहीं होता है, आप डायरेक्ट अपने चहेते को बना देते हो, तो ये जो व्यवस्था बनी है इस सरकार में, 9 अफसर आ चुके हैं और नीति आयोग ने लगभग 54 पदों को पोस्टेड किया है कि ऐसे 54 पद आ सकते हैं। मुझे ये स्पष्ट कीजिए कि जिस तरीके से ये नीति निर्माण में आप डायरेक्ट एक सेवा के माध्यम से या सर्विस के माध्यम से ना करके आप बैकडोर ला रहे हो। अभी साथी ने बताया, आप पैनल के साथी ने, कि भाई ये संवैधानिक दृष्टि से भी सही नहीं है। और तो क्या आप इससे सहमत हो कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है बैकडोर एंट्री की, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था के हित में, समाज के हित में या प्रशासनिक दक्षता के हित में ठीक है, या कहीं ना कहीं संवैधानिक ये जो उसका है वो ब्रेक हुआ है या संविधान का उल्लंघन हुआ है? पहले इस बात को समझना होगा कि कुल पद कितने हैं, उन पदों में कितने पद आरक्षित वर्ग के हैं, वंचित वर्ग के हैं। अब सवाल जो खड़ा किया जा रहा है कि वंचित वर्ग के पदों पर भी बैकडोर एंट्री करा दी गई है, यही हुआ ना इसका मतलब। भाई जो 60 पद है, 54 पद है, उसमें आरक्षित वर्ग के पद तो होंगे ना, उन पर तो किसी को दूसरे को थोड़ी ला दिया। कमल जी, मैं इसे दुरुस्त कर दूं, आप मेरे पहले मूल विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अब तक सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो भी पद हैं, ये एक नियमित सेवा के पद हैं, और ये किसी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी नहीं है जिनको बाहर से ला करके स्थापित किया जाता है। ये आईएएस द्वारा प्रमोट होकर के सेवा में पहुंचते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं। वहां निजी कंपनियों से ला करके स्थापित कर दिया गया, उन्होंने कोई आईएएस की परीक्षा नहीं दी गई है और उनको सेवा दे दी गई है 5-5 साल के लिए, वहां पर सेक्रेटरी के रूप में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में। वो जो तरीका है वो गलत है। एक दूसरा जो विषय मेरे से छूट गया था, उन्होंने ध्यान दिला दिया कि कैसे, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आरक्षण कैसे खत्म किया जा रहा है। उसका एक बहुत सटीक उदाहरण है कि राजस्थान में एक शिक्षक भर्ती निकलती है, वो राजस्थान की सेवा है। पहली बात, शिक्षक भर्ती है 3rd ग्रेड की, अर्थात समान है। फिर उसे बांटा जाता है जिलों में, फिर उसे बांटा जाता है विषयों में, फिर उसे बांटा जाता है कक्षा 5 तक के लिए और कक्षा 8 तक के लिए। ये बांटते बांटते जो आरक्षण 15% होना चाहिए वो कम हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब तक 7 पद नहीं होते तब तक एक भी आरक्षित का व्यक्ति आरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। और आजकल तो पदों को इस तरीके से बांटने लगे कि प्रोफेसर के लिए तो 1 पद, 2 पद, 3 पद ऐसे निकाल करके, यानी कि आरक्षण वर्ग के लिए तो कोई पद ही नहीं होता है। इस सब्जेक्ट को मेरे हिसाब से काफी गंभीर सवाल है ये, अगर आप इसको समझ पाए हो तो। अभी एक मैं ये जो जनरल सेक्रेटरी की आपको बात कर रहा था, उसमें भी ये किसी ने आरटीआई लगाई थी, जानना चाहता कि भाई 9 पद जो, मैं चाहूँगा थोड़ा फोन को बंद कर दीजिए, जो
9 पद जो थे, एक थोड़ा ये गंभीर सवाल है, शायद इसको स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। जो ये 9 पद आए थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पद 1 by 1 आए थे, आज एक लिया, कल 2 लिया, मतलब ऐसे 9 एक साथ नहीं आए थे, एक लिए। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बंदा है, किसी को लेना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाना है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए आपको पहले आईएएस से प्रमोट करके सेक्रेटरी बनाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब ये गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था अभी बजरंग जी ने कि भाई ये संविधान को खत्म करने का, आरक्षण को खत्म करने की एक छोटी सी एक माध्यम है। आप मुझे बताइए, जब आप आईएएस अधिकारी से प्रमोट करके आप सेक्रेटरी बन रहे थे, ठीक है, वो प्रशासनिक दक्षता ज्यादा निपुण थी, या आप पीछे से किसी एक व्यक्ति को भाई भतीजावाद या फिर अपना लेकर उसको लाना, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इसको आपने, वही बात सवाल आ गया कि दक्षता तो वहां से ज्यादा आती, क्योंकि वहां से तो काबिलियत निकलती, यहाँ से तो आपने अपने को लेकर आए हैं, और वहां पर आरक्षण का भी कोई वो पैमाना नहीं है। आप एक आदमी को कैसे चिन्हित करोगे कि ओबीसी को देंगे, एससी को देंगे, एसटी को देंगे, या फिर सवर्ण को देंगे, आर्थिक दृष्टि से जो भी है। ये सरकारों के काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। 70 साल में पदों को लेकर, उनकी नियुक्तियों को लेकर व्यवस्थाएं जो है जिसकी भी सरकार होती है वो अपने स्तर पर कर सकती है। बजरंग जी ने सवाल ये किया है कि जिन 9 लोगों की बैकडोर एंट्री हुई है, उनकी जगह आईएएस जो प्रमोटीज थे उनको मौका मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर ये एक सामान्य जो व्यवस्था थी, इसका एक सामान्य तौर पर पालन होना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार का काम है लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाना, तो जिन लोगों को पीछे से लाया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो भी आके ही लोक कल्याण की ही तो बात करेंगे। ये सवाल ये है कि जब आरक्षण व्यवस्था बनी हुई है, तो आप आरक्षण व्यवस्था को फॉलो ना करके नहीं, को ब्रेक कर रहे हो। उस जगह आरक्षण की व्यवस्था में ही तो कह रहा था कि कितने पद है, उनमें कितने आरक्षित पद है। एक पद है, हाँ, तो एक पद पर कोई व्यक्ति बिना आरक्षित वाला नहीं आया होगा, चाहे वो बैकडोर से भी आया होगा। तो कथित तौर पर बैकडोर एंट्री मानी जा रही है, जहां पर कमल जैन वंचित वर्ग का है, तो रामलाल भी वंचित वर्ग का बाहर से लाया गया है। लाया तो वंचित वर्ग का ही है, उसमें ये नहीं है। तो कहना चाह रहा हूँ, जितने आए वो वंचित वर्ग के नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। नहीं, आप ऐसा ही है कमल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल आप सर्च करें। ये देखिए, डाटा को और क्लियरफाई करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं दुरुस्त कर दूं, हालांकि इसमें आरटीआई जब मांगी गई थी तो उन्होंने 2 बातें स्पष्ट कर दी थी भाई। एक तो उन्होंने ये बताया कि ये उन्होंने पूछा था कि ये जो 9 सेक्रेटरी पद है, हालांकि पूरी डिबेट एक ही जगह केंद्रित हो रही है, इसको खत्म करेंगे, लेकिन अंतिम में कह दूं, उन्होंने ये बताया कि जब ये आरक्षण व्यवस्था से ये पदों को नहीं भरा गया है, इसलिए हम इसको अलग अलग कैटेगरी में आपको नहीं बता सकते कि ये एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, ठीक है। जब उनका जवाब ये था, लेकिन उससे ये कयास है ये कि भाई जब आप एससी एसटी का रिजर्वेशन है ही नहीं, या उसका माध्यम ही नहीं है, उनका नाम आया है और नाम तो आपने चिन्हित हो गया, लेकिन नाम से जैसे सरनेम देखे उनका, तो उनमें से ये प्रतीत होता है कि वो एससी एसटी ओबीसी का नहीं है। देखिए, आपके सवाल में ही इसका जवाब है, सरकार ने ये मानना, सरकार ने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता दिखाई कि इस तरह से हम 9 पदों को भर रहे हैं। ये सरकार का ही तो जवाब है। पारदर्शिता की बात ही नहीं है, चयन का तरीका ही गलत है। सवाल चलो ठीक है, ये काफी एक जगह केंद्रित हो गया सवाल, मैं छोड़ देता हूं। वापस मैं थोड़ा सा कमल जी, आपको शायद आप अपनी बातों को, जब मैं आपसे कोई एक चीज व्यवस्था को सवाल खड़ा करता हूं तो बीच में आप सरकार लाते हो। मैं चाहता हूं नहीं, हम सरकार को थोड़े से साइड में कर दे। मैं तो आप मुझे ये बताइए कि सामाजिक परिस्थिति पूरे देश की देखें, हम व्यवस्था देखें, सामाजिक दशा देखें, जो भी मैंने एक चीज बताया कि सामाजिक कलंक तो लगा है, लेकिन अभी आपने एक बात कही कि बीते हुए कल में किसी ने गलती करी है, उसकी सजा आज क्यों, ये जो तमाम जो चीजें भी आती है, लेकिन मुझे ये स्पष्ट करें कि जब तक सामाजिक विभेद अगर जारी है, कम ज्यादा कहीं भी, और अगर उस विभेद को मिटाने में आरक्षण सहायक है, तो आरक्षण को लंबा खींच देना चाहिए। या अभी आप कह रहे हो कि नहीं, विभेद खत्म हो गया, जो भी विवाद हो रहे हैं वो व्यक्तिगत हो रहे हैं, आपसी प्रतिष्ठा के हो रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। आरक्षण जारी रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन आरक्षण की समीक्षा की ज़रूरत है।
अभी जिस फॉर्मेट में आरक्षण चल रहा है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। वंचित वर्ग को जितनी ताकत से, जितनी सुविधा से, जितनी आसानी से आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है कि जैसे एक ही परिवार का व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले चुका है, फिर उसी परिवार के 4 आदमियों को भी आरक्षण का लाभ मिल गया है, फिर उसके 4 आदमियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो जो वंचित वर्ग है उसके आधे से ज़्यादा लोग तो बहुत तेज गति से आगे बढ़ गए हैं और आधे से ज़्यादा लोग और कमज़ोर हो गए हैं। एक सवाल खड़ा किया है कि भाई आप प्रोफेसर बन गए, ठीक है, आप प्रोफेसर बन गए, निश्चित रूप से प्रोफेसर बनने के बाद में भी आप सक्षम नहीं हो तो कब सक्षम होंगे, आपका सवाल है ये। लेकिन उस प्रोफेसर का अगर मान लीजिए सामाजिक स्तर पर उनके साथ संभाव समानता नहीं दर्शाई जाती है, जहां उसका कार्यस्थल है, अभी एक सवाल खड़ा हुआ था तो मटका अलग रख दिया जाता है, शायद ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं। अगर ये स्थिति है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि प्रोफेसर को आर्थिक रूप से तो समर्थ हो गया, लेकिन सामाजिक रूप से तो अभी उनको समर्थ होने में या अपनाने में लोगों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए कानून बने हैं ना। कोई इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए हमारी संविधान में कानून बने हुए हैं। कोई इस तरह की गलती करता है तो वह तो निंदनीय है, वो अपराधी है, तो उसके खिलाफ कानून है, आप कार्रवाई कीजिए ना, कौन रोक रहा है। चलो बजरंग जी, आप मुझे बताइए कि आरक्षण से ही वंचित वर्गों का कल्याण होता है, तो लगभग आरक्षण काफी लंबा समय हो गया है, और आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि नहीं आरक्षण अभी और ज्यादा जरूरत है? क्योंकि मेरा मानना है कि अभी हमारी सेकंड पीढ़ी स्कूल तक पहुंची है और आधी आबादी की तो अभी फर्स्ट पीढ़ी ही स्कूल तक पहुंची है, और स्कूली शिक्षा में इतना बदलाव हो गया है कि हम अभी सरकारी स्कूल में जाना शुरू किया हमारी आधी आबादी ने, और शिक्षा नीतियों ने परिवर्तित करके जो सक्षम वर्ग था, मैं सक्षम वर्ग यूज करूंगा, सक्षम वर्ग था उसके लिए एक प्रकार से नई शिक्षा व्यवस्था कर दी गई है, और वो नई शिक्षा व्यवस्था उसको मिलेगी नहीं कि उस वंचित वर्ग। इसलिए वो विभेद फिर वहां का वहां खड़ा रहेगा। वो जिस शिक्षा को लेकर के आएगा उस स्थिति से बाहर निकलेगा तो वो एक चपरासी बनेगा, एक बाबू बनेगा। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहता हूँ। अभी जो व्यवस्था उसमें बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन। क्या लगता है कि एक वर्ग के लिए ज्यादा फायदेमंद है, एक वर्ग के लिए ज्यादा? बिल्कुल, क्योंकि जो लोग शिक्षा से जुड़ ही नहीं पाए थे, एक बात पहले बात 5000 साल से शिक्षा से वंचित थे। दूसरी बात, आजादी के बाद जो लोग शिक्षा से नहीं जुड़ पाए, आजादी मिलने के साथ ही ये वर्ग सब स्कूल की ओर प्रवेश नहीं कर। आज की स्थिति बताइए। आज की स्थिति में ही तो कह रहा हूँ, अभी दूसरी पीढ़ी स्कूल जाना सीखी है, अभी तीसरी पीढ़ी में कोई ज्यादा परिवर्तन, बहुत कम रेट कैसे उदाहरण होंगे। जान लेता हूँ कमल जी, मुझे एक बात बताइए, अगर आप सरकारी स्कूल की अगर आप बच्चों का या स्टूडेंट का आप आंकड़ा देखोगे तो मैं कहता हूँ कि सरकारी स्कूल में अगर सारा दलित बच्चे जो है बड़ी संख्या में रहते हैं, शायद ये जो बात करते हैं सवर्ण वर्ग के बच्चे काफी कम रहते हैं, तो अभी एक सवाल खड़ा किया कि जब शिक्षा व्यवस्था ही एक समान नहीं है, आपका बच्चा या सूरी जो एक सक्षम वर्ग का बच्चा है वो अगर अध्ययन कर रहा है, काफी महंगी स्कूल में कर रहा है, वो सीएनसी गुरुकृपा जैसी स्कूल का फाउंडेशन कर लेता है, एक जो गरीब तबका का बच्चा वो नहीं कर पाता। तो जब शिक्षा ही समानता नहीं है तो जो दक्षता की बात उठाई जा रही है या फिर मान लीजिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए मैदान की बात कही जा रही, तो उनमें नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज भी उनको पीछे रखने में सहायक होगी? निश्चित तौर पर शिक्षा दिलाने में चाहे वो वंचित वर्ग हो चाहे वो सक्षम वर्ग हो, उसमें समानता होनी चाहिए। मैं बजरंग जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है। जिन निजी स्कूलों की बात हो रही है, महंगी स्कूलों की बात हो रही है, सरकार के एक ऑर्डिनेंस से आरटीई राइट टू एजुकेशन एक स्कीम 25% गरीब बच्चों के लिए वहाँ पर निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। मैं और बजरंग जी दोनों खुद सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, लेकिन ये मार्केटिंग का कमाल है। सरकार अपने योग्यताधारी शिक्षकों की बावजूद अपनी स्कूलों की मार्केटिंग करने में नाकाम रही है, और ये मार्केटिंग का कमाल है कि कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से सक्षम लोग निजी स्कूलों की तरफ बढ़े हैं। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं है, ये सरकारी अव्यवस्थाओं का कारण है। हाँ, अपनी मार्केटिंग है। उस विषय का टीचर ही नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस समय मैथ्स चलती थी। आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि उस स्कूल में मैथ्स की ब्रांच बंद हो चुकी 20 साल से बंद है। 20 साल से बंद है। तो अर्थात हम कहाँ लेकर के गए सरकारी स्कूल? आप बताइए
ये जो शिक्षा की समानता की बात को आप मानते हो या शिक्षा में समानता नहीं है अभी भी शिक्षा का जो स्तर है? निश्चित तौर पर शिक्षा में बहुत बड़ी विषमता है, असमानता है। चलो ये चीज तो आप भी स्वीकार करते हो। चलो हम अब डिबेट के अंतिम पड़ाव में हैं। सर डिबेट बहुत ही शांतिपूर्ण और सही मुद्दे पर हो रही है। मुझे थोड़ा सा ये और समझाने की कोशिश कीजिए कि अक्सर जो लोग जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं, उन लोगों का मैंने बयान देखा है, उनका इंटरव्यू जब मैंने लिया है तो वो मानते हैं कि नहीं, हमारे कार्यस्थल पर ही हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है। हम लोग जो सामाजिक स्तर पर भले ही हमारे वर्ग में तो हम सम्मान पा लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह हम सम्मान नहीं पाते। उसमें बड़े मैंने कई का इंटरव्यू शूट किया, लेकिन आप ऐसा नहीं मानते हो। तो मुझे एक बात समझाइएगा कि हम लोग आर्थिक रूप से तो भले ही सक्षम हो गए, लेकिन अभी समाज को और ज्यादा समझने की, उनको अपनाने की जरूरत है। इसकी पहल कौन करेगा? क्या ये सिर्फ सक्षम व्यक्ति के लोग ही पहल करेंगे? वंचित वर्ग के लोगों को भी पहल करनी पड़ेगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। थोड़ा एक कदम आप बढ़े, वंचित वर्ग बढ़े, एक कदम सक्षम लोग बढ़े, तो समानता के अधिकार की जो मूल भावना हमारे संविधान में है वो बिल्कुल आपको दिखाई देगी। व्यक्ति विशेष से जुड़ी घटनाओं को दलित, वंचित, उपेक्षित से जोड़कर दिखाया जा रहा है और इस तरह का हवा खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है, वास्तव में नहीं है। मैं आज 30 साल से क्रिकेट के मैदान से लेके वंचित बस्तियों में काम करने से लेके सार्वजनिक जीवन में बड़े बड़े बजरंगी के साथ प्रोग्राम करने तक में मुझे तो कभी इस तरह का वातावरण कहीं नहीं दिखा दिया। हाँ, जो वंचित वर्ग के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं, जो उनको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, वो जरूर इस बात का जहर घोल रहे हैं। वो जहर घोल रहे हैं कि सक्षम व्यक्ति उसके साथ भेदभाव कर रहा है। रमन जी तो ये स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है कि भाई समाज में जो विभेद की जो बातें कही जाती है वो कोरी की कोरी राजनीति बात मान लीजिए या फिर ये राजनीतिक बात नहीं है, ये सामाजिक सोच का विषय है, मानसिकता का विषय है। रियलिटी ये है, ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ घटना नहीं होती, वो किसी रामलाल के साथ घटना नहीं होती। वो रामलाल किस वर्ग का है इसलिए उसके साथ घटना घटित होती है। इस बात को ध्यान में लेने की आवश्यकता है। विधानसभा में जब पूर्व सरकार थी तो उन्होंने रखा था कि हमारे कार्यकाल में 38 मामले राज्य में ऐसे हुए जो प्रमाणित हैं, जो कि जाति के आधार पर उनको। अब भी शाहपुरा में एक घटना थी जिसमें वीडियो भी वायरल हुआ था और वो अपराध की बात, दलित अपराध राजस्थान में ही है सबसे ज्यादा। और ये सब चीजें होती रहती है और ये सिर्फ जाति के आधार पर ही होता है, न कि किसी व्यक्ति के आधार पर, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं होता। ठीक है, रेनवाल कस्बा है, रेनवाल में मैं और कमल जी साथ साथ रहे, अच्छे से रहे, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मिले जुले हैं सब, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है, समाज को इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि जाति इनकी नसों में बसी हुई है, वर्ण व्यवस्था इनकी नसों में बसी हुई है। जब तक हमारे मूल में हम सुधार नहीं करते, बाबा साहेब कहते थे ना, इसे वैदिक मान्यता प्रदान करके, दैविक मान्यता प्रदान करके इसे लोक लुभावन बना दिया गया। अरे इस देश ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं छोड़ा, श्री राम को अपने स्वार्थ के लिए संभोग का वध करवा करके उसको बदनाम कर दिया है। इस व्यवस्था ने तो कभी एकलव्य का अंगूठा लेकर के, कभी कर्ण को अंगराज बनने के बाद भी सूतपुत्र कहा है। ये व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थागत खामियां हैं। उस व्यक्ति को एक राजा बनने के बाद सूतपुत्र कहा जाता है। अब भी ऐसा है। आपने इस देश में बहुत से आईएएसओं को अपनी कुर्सियों को गंगा जल से धोते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि पूर्व कुर्सी पे बैठा हुआ एक ऐसे वर्ग का व्यक्ति था। इतनी बड़ी घटनाएं इस देश में होती रहती। अगर बजरंग जी जो बता रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो ये तो हमारे समाज पर एक बड़ा सामाजिक कलंक है। एक बार बजरंग जी ने जो कहा वो सब की सब चीजें अपन मान लेते हैं। समस्या है इनके अनुसार, आपके अनुसार नहीं है। समाधान क्या है वो भी बता दीजिए। नहीं, समाधान क्या है कि किस तरह से समानता का अधिकार आ जाएगा। चलिए, ये समस्या आप मान लीजिए, ये समस्या है। ये नहीं, आरक्षण से ये तो कह रहे हैं कि आरक्षण भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। मैं कहता हूँ आरक्षण, मैं आरक्षण के खिलाफ कौन है? आरक्षण के खिलाफ कौन है? आरक्षण के खिलाफ नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत उदाहरण देता हूं। एक बार कह रहा हूँ, आर्थिक पक्ष यदि मजबूत होगा तो से जुड़े हुए हैं।
और निजी कंपनियों में मेरा भी आगमन मेरी एजुकेशन के माध्यम से हुआ है। मैं आपको बिल्कुल ध्यान दिलाना चाहूंगा कि निजी कंपनियों में आज भी मैनेजिंग से लेकर के जो वर्किंग कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो अच्छे पोस्ट और पदों पर हैं, वो सब तथाकथित उन्हीं 3 वर्ण के हैं जिन्हें ये सर्वोपरि मानते हैं। क्या लगता है, ध्यान देना। काबिलियत से लेकिन जो सब कुछ गरीब तबका जो तगारी उठाने वाला है, वहां पर मजदूरी करने वाला है, वो तथाकथित उसी वर्ग का है जिसे आप शूद्र कहते हैं। अब सारी काबिलियत उनमें तो खत्म हो गई, वहां सारी काबिलियत उनमें आ गई। वो भी मैंने देखा है काबिलियत को भी अच्छे तरीके से। उस टेबल पर जब आपकी जाति का नाम आता है ना, तो आप उस कक्ष से बाहर हो जाते हैं और जिसकी जाति उस वर्ण में आती है ना, वो अंदर हो जाता है। हो सकता है 2 4 10 उदाहरण ऐसे हो जहां पर उसको इग्नोर करके, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कुछ कर दिया। बाबा साहेब तो किसी आरक्षण की वजह से वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये ऐसे फूल, ऐसे पुष्प, ऐसी सुगंध, बजरंग जी बताइए, अगर बाबा साहेब, मेरी ध्यान देना, अगर अंग्रेज नहीं आते इस देश में तो इनकी व्यवस्था तो किसी बाबा साहेब को भी पैदा नहीं होने देती। मुझे तो कहां की बात है, ये तो अंग्रेज इस देश में आए, हो सकता है वो गुलामी बुरी थी, लेकिन हमारे वर्ग के 5 महाविद्वान जो डॉक्टरेट उपाधि को प्राप्त कर पाए, वो उसी अंग्रेजों के शासन काल में। मैं मानता हूं आप ऐतिहासिक तथ्य को सामने रख रहे हो, मैं उस चीज को, लेकिन मैं वर्तमान संदर्भ में बात ज्यादा करना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपसे यही जानना, ये शायद अंतिम सवाल बनेगा हमारा डिबेट का। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अगर आरक्षण को कमजोर बनाया जाता है, जैसे अभी बैकडोर एंट्री की बात हो रही है, वो आपको मैंने तथ्य प्रकार आपने भी उससे माना है। उसके अलावा अभी एक बता रहा कि अभी जो कमल जी कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ये तमाम जो ऐसी चीजें अगर लागू हो जाती है तो क्या लगता है कि आरक्षित वर्ग है वो उनके साथ आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण को लागू रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इस विषय पे नहीं, आरक्षण को और किस प्रकार से सुदृढ़ बना करके लागू किया जा सकता है कि उसको अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके। और जो ये बीच में बैकडोर एंट्री और ये क्लासिफिकेशन जो कर करके आरक्षण को खत्म करने की रणनीति, क्योंकि 7 पद ही नहीं होंगे तो आरक्षण आएगा कहां से? तो आज तो इसी नीति पे सारा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आरक्षण अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं इसके क्रियान्वयन के लिए समीक्षा होनी चाहिए, न कि आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ध्यान दे लेना। अब इसी में ध्यान दे लेना। लास्ट में एक सवाल सिर्फ मैं आपसे जाके कमल जी के पास में जाऊंगा, मुझे मैं वापस दोहरा दूं, अगर किसी की मतलब आज से 70 साल पहले उसका पिताजी प्रशासनिक अधिकारी पर थे, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड थे, उसके बाद में लगातार का ये दौड़ देख ले 70 साल का, उस पीढ़ी में धनाढ्य बन गए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उस वर्ग को क्या आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें भाई समीक्षा में ये चीज शामिल होनी चाहिए? मुझे बताइए क्या उन लोगों को जारी रहना चाहिए, उनके लिए आरक्षण से बाहर कर देना? मैं क्या कह रहा हूं कि वो क्रियान्वयन का विषय है, उसके विषय पर आप जरूर बात कीजिए, लेकिन आप ये बात मत कीजिए कि आरक्षण जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट करो ना। उस विषय पर क्रियान्वयन के विषय में वो शामिल होगा कि इस क्रियान्वयन को इस तरीके से किया जाए तो ये ज्यादा बेटर हो सकता है, लेकिन वो कितने लोग मिलेंगे मैं भी क्लियर कर देता हूं आपको कि सिर्फ दूसरी पीढ़ी को ऐसे की तीसरी पीढ़ी किसी की नहीं पहुंची है। ध्यान देना मेरी बात को। और ये भी सिर्फ हमारे वर्ग में से 0.01% लोग। ठीक है कमल जी मुझे बताइए कि हालांकि ये मान रहे हैं कि भाई समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा ऐसी तो नहीं होनी चाहिए जैसा आप चाह रहे हो। ये मान रहे हैं कि भाई समीक्षा का अर्थ ये हुआ कि कहां चूक हो गई आरक्षण में, वंचित वर्ग को सीधा फायदा क्यों नहीं मिला? मैंने तो दोनों की समीक्षा की बात की। मैंने तो राजनीतिक आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको कोई फर्स्ट ग्रेड का बन गया, बनने के बाद में आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं भाई आप चले जाइए, फर्स्ट ग्रेड बना है, फर्स्ट ग्रेड के पास में उसको भूमिहीनता, उसने फर्स्ट ग्रेड हो सकता है आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन उसकी सारी फैमिली तो अभी तो कमजोर बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा और वक्त दे दें उनको? 10% लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन आवंटित की गई थी, उनके पास झोपड़ी बनाने के लिए जमीन नहीं थी। आपका प्रश्न। अब वहां से अगर कोई टीचर बन गया तो वो झोपड़ी को पहले मकान बनाएगा या बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगा? यही सवाल है कमल जी, बताइए। आरक्षण जरूरी है, आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा होनी चाहिए, यही बात मैं भी कह रहा हूँ। आप पर्सन से बच रहे हो, मैं दोनों ही पर्सन से बच रहे हो, मैं दोनों से वापस यस या नो में पूछूंगा। प्रथम जी आपसे भी पूछूंगा, मुझे या तो आप पर्सन को घुमा रहे हो, मुझे ये बता दीजिए आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति
आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, सीधा सवाल है, क्या लगता है कि उनको आरक्षण स्वतः छोड़ देना चाहिए या सरकार से छुड़वा देना? स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। मेरे को 3 पीढ़ी बता दीजिए, जिस जो आईएएस था फर्स्ट ग्रेड बना था, उसकी बाकी की पीढ़ियां भी आरक्षण की वजह से बन गई है। अगर ऐसा हो गया है तो इस पर विचार सरकार को जरूर करना चाहिए, क्रियान्वयन में उसके बारे में विचार करना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इस बात को दोनों मानते हैं इस चीज के लिए, लेकिन व्यवस्था में कहाँ खामी है ये दुरुस्त करना तो सरकार का भी काम है, हम सब का इस पर संज्ञान में भी लेना चाहिए, क्योंकि आरक्षण बहुत संवेदन मुद्दा है। और जिस तरीके से समाज में आरक्षण ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है कि यहाँ पर सभी वर्गों में भाईचारा भी बढ़ा है और सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान में भी आरक्षण सहायक हुआ है। अब आरक्षण कितना आगे और जारी रहना चाहिए, हालांकि इस पर तो जल्दबाजी होगी कुछ बोलना, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण की अभी एक बात निकल कर सामने आई आज के डिबेट में कि उसमें से इसकी समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा का पैमाना क्या है ये सरकार को सोचना है या राजनीति नीति निर्माताओं को सोचना है। थैंक यू।